अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़ कैबिनेट आवर के साथ मैं हूं रिजवान अली अहमद। मैं हूं नाजिया खान। सबसे पहले हेडलाइंस। IMF से मामला तय पा गए। IMF ने टैक्स इस्लाहात जारी रखने और टारगेटेड सब्सिडी देने का कहा है। हमें कारोबार माहौल में आसानियों के साथ टैक्स कवानीन को बेहतर बनाना होगा। तवानाई के वफाकी वजीर हम्माद अजहर और मुशीर खजाना शौकत तरीन की प्रेस कॉन्फ्रेंस। IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया। एग्जीक्यूटिव बोर्ड की हतमी मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जा जारी होगा। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से फैटिफ प्लान पर अमल दरामद, FPR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ। पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से पूरे किए। IMF गैर मुल्की कारोबारी इदारे पाकिस्तान की कारोबार दोस्त पॉलिसी से फ़ायदा उठाएं। ज़राअत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, तवानाई और सयाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी की जापान, नॉर्वे, पोलैंड और कंबोडिया के नामजद सफरा से गुफ्तगू। हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। पार्लियामान से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अमली इक़दाम है। विफाकी वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन की नेशनल प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट पैनल के बानी चेयरमैन फारूक फैसल खान और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर शौकत परवेज से बातचीत। कभी कतरी खत, कभी कैलिब्री फ़ॉन्ट, जाली ट्रस्ट डीड आती है। कभी मरहूम जज अरशद मलिक की वीडियो, राना शमीम का जाली हलफनामा, कभी जाली ऑडियो टेप्स ला रहे हैं। लेकिन नवाज शरीफ और उनके खानदान आज तक लंदन महलात की रसीदें किसी अदालत में नहीं पेश कर सके। पानामा इंकशाफात के बाद सिवाय झूठ और जाली दस्तावेजात के अलावा अदालतों में कुछ जमा नहीं कराया। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फर्रुख हबीब का ट्वीट। अफगानिस्तान में जलालाबाद का हवाई अड्डा 20 साल बाद मुल्की और बैनुल-अक़वामी प्रवाजों के लिए खोल दिया गया। ईरान से अफगानिस्तान के लिए इंसानी इमदाद की पहली खेप जलालाबाद एयरपोर्ट पहुंची। तमाम टेक्निकल अमला काम पर वापस आ गया है। हवाई अड्डे को मजीद तरक्की देने की सलाहियत मौजूद है। सरबराह जलालाबाद एयरपोर्ट का बयान। और ढाका में T20 सीरीज, पाकिस्तान ने बांग्लादेश को व्हाइट वॉश कर दिया। तीसरे मैच में पाकिस्तान की 5 विकेट से कामयाबी। हैदर अली के 45 और मोहम्मद रिजवान के 40 रन, मोहम्मद वसीम और उस्मान कादिर की 2-2 विकेट्स। पहला टेस्ट मैच 26 नवंबर से चट्टागोंग में शुरू होगा। सीरीज PTV स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। That's gone a mile for 6. There we go again. He bowls down the wicket through the offside. Nawaz. He gets away. They get out of jail. Bangladesh. हेडलाइंस आप जान चुके हैं। बढ़ेंगे खबरों की तफसील की जानिब, लेकिन यहाँ पर लेंगे एक ब्रेक। हमारे साथ रहिएगा।
कैबिनेट आवर का बाकायदा आगाज़ करेंगे अहम तरीन खबर से। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बैनुल-वज़ारती राब्ता सेल की एपिक्स कमेटी का इजलास हुआ है। इस इजलास में अफगानिस्तान के लिए इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर पैकेज की मंजूरी दी गई है। वज़ीर-ए-आज़म ने तमाम वज़रा को अफगान अवाम की ज़्यादा से ज़्यादा मदद करने की हिदायत की है। उन्होंने अफगानिस्तान को 5 अरब रुपए की इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर इमदाद फराहम करने की भी हिदायत की। इजलास की मज़ीद तफसील क्या है, जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे रियाज बरकी से। जी रियाज बरकी, हमें इस हवाले से अपडेट्स दीजिएगा। जी बिल्कुल, ये अफगानिस्तान के हवाले से खसूसी तौर पर जो कायम बैनुल वज़ारती राब्ता सेल जिसका क़याम अमल में लाया गया था, उसका आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक तो वहाँ का दौरा किया। वहाँ पे जो अफगानिस्तान के लिए कायम एपेक्स कमेटी उसकी सदारत की और इसमें वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी, मुशीर ख़जाना शौकत तरीन, आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा, कौमी सलामती के मुशीर डॉक्टर मोईद यूसुफ और दीगर जो मुतल्लिक़ा हुकाम थे सिविल और मिलिट्री, उन्होंने शिरकत की। कौमी सलामती के जो मुशीर हैं डॉक्टर मोईद यूसुफ, उन्होंने एपेक्स कमेटी को अफगानिस्तान की सूरत हाल पर एक तफसीली ब्रीफिंग दी, जिसके बाद वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने इंसानी हमदर्दी और हंगामी सूरत हाल से निपटने के लिए अफगानिस्तान के लिए 5 अरब रुपए के इमदादी पैकेज की मंजूरी दी। इस पैकेज के तहत अफगानिस्तान को इमदादी अशिया की फराहमी की जाएगी, जिसमें 50,000 मेट्रिक टन गंदम, अद्वियात, मेडिकल सामान और सर्दियों का जो सामान है वो भी शामिल है। दूसरा जो अहम फैसला वो ये है कि अफगानिस्तान से पाकिस्तान के जो अहम दरामदात हैं अफगानिस्तान से पाकिस्तान के लिए, उन पर सेल्स टैक्स में कमी की असूली तौर पर मंजूरी दी गई। ये भी फैसला किया गया कि पाकिस्तान की सरहदों से दाखिल होने वाले तमाम जो अफगानी बाशिंदे हैं उनको कोविड-19 की वैक्सीनेशन जो है वो मुफ्त उसकी सहूलत जारी रहेगी। एक और अहम फैसला इस इजलास में ये किया गया कि इंसानी हमदर्दी की बुनियाद पर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान के लिए भारत की तरफ से 50,000 मेट्रिक टन इमदादी गंदम का जो भारत ने ऐलान किया था उसके पाकिस्तान से गुजर की जानी है, उसकी राहदारी की जो है वो इजाज़त दी है। इलाज मुआवजे के लिए भी भारत में फंसे हुए अफगानियों की पाकिस्तान के रास्ते वतन वापसी में वज़ीर-ए-आज़म ने ये कहा कि उनकी मदद की जाएगी। इसके अलावा अफगानियों की सहूलत के लिए पाकिस्तानी वीज़ा के हसूल को आसान बनाने और ज़्यादा से ज़्यादा 3 हफ्तों के अंदर इसका इजरा करने का जो है वो फैसला किया गया। ये बताऊं कि इस इजलास में जो है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अफगानिस्तान की इमदाद के लिए जो इक़दामात हैं और बॉर्डर मैनेजमेंट है उस पर इत्मीनान का इजहार किया और उन्होंने हिदायत की कि अफगान बाशिंदों की हर मुमकिन मदद की जाए। पेशावर ता जलालाबाद जो बस सर्विस है उसकी बहाली की भी वज़ीर-ए-आज़म ने हिदायत की। बॉर्डर पर तैनात एहलकारों की इस्तेदाद कार बढ़ाने की और सरहदों की जो सवाबदीदी बंदिश है वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि वो ना की जाए। इसके अलावा एपेक्स कमेटी का जो अफगानिस्तान में हंगामी सूरत हाल है उस पर गहरी तशवीश का इजहार किया गया और वज़ीर-ए-आज़म ने कमेटी से कहा कि हुकूमत पाकिस्तान अफगान बाशिंदों की मदद के लिए हर मुमकिन इक़दामात उठाए। जी बहुत बहुत शुक्रिया रियाज पर कि आप हमें आगाह कर रहे थे। अहम इजलास हुआ है वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत बैनुल-वज़ारती राब्ता सेल के एपेक्स कमेटी का ये इजलास था, जिसमें अफगानिस्तान की सूरत हाल के ऊपर गुफ्तगू हुई और अहम फैसले भी किए गए। इस हवाले से रियाज भर की हमारे नुमाइंदे हमें आगाह कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे, कुछ मजीद खबरें कैबिनेट आवर में शामिल करेंगे। मुशीर ख़जाना शौकत तरीन ने कहा कि IMF पाकिस्तान को $1 अरब का फ्राहम करेगा। तवानाई के वफाकी वज़ीर हमाद असर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि IMF ने टारगेटेड सब्सिडी देने और टैक्स इस्लाहात जारी रखने का कहा है। मुशीर ख़जाना ने कहा कि हमें कारोबारी माहौल में आसानियों के साथ टैक्स कवानीन को बेहतर बनाना होगा और टैक्स अदायगी के हवाले से शफाफियत लाना होगी। शौकत तरीन ने कहा कि IMF ने आम आदमी की जिंदगी में बेहतरी लाने के लिए कामयाब पाकिस्तान प्रोग्राम को सराहा। स्टाफ एग्रीमेंट जो है वो कामयाबी से इख्तिताम पजीर हुआ है और इसके तहत जो छठा रिव्यू है IMF पाकिस्तान को तकरीबन $1 बिलियन देगा और वो तकरीबन $3 बिलियन उनके हो जाएंगे जो उन्होंने हमें दिए होंगे। और इसमें IMF ने आपने देखा कि एक किस्म से एक्सेप्ट किया है कि कोविड के बावजूद जो हुकूमत पाकिस्तान की जो इकनॉमिक जो डेवलपमेंट है वो अब जारी है और जो रिफॉर्म एजेंडा है उसमें भी कामयाबी से ये अमल कर रहे हैं। तवानाई के वफाकी वजीर हमाद असर ने कहा कि IMF ने तवानाई के शोबे में उठाए गए इकदामात को सराहा है। उन्होंने कहा कि पूरी दुनिया में कोरोना के बायस मौशी मसाइल दरपेश हैं और अशियाए ज़रूरिया की कीमतों में दुनिया भर में इजाफा हुआ है। वफाकी वजीर ने कहा कि आम आदमी की मुश्किलात का अंदाज़ा है और उसके तदारुक के लिए हुकूमत हर मुमकिन इकदाम कर रही है। वफाकी वजीर ने IMF के साथ कामयाब मुज़ाकरात पर मुशीर ख़जाना को मुबारकबाद दी।
नाज़रीन, आलमी मालियाती इदारे और पाकिस्तान के दरमियान छठे जायजे के हवाले से स्टाफ लेवल मुआहिदा तय पा गया है। IMF के जारी करदा एलामी के मुताबिक इदारे की एग्जीक्यूटिव बोर्ड की मंजूरी के बाद पाकिस्तान को 1 अरब 5 करोड़ 90 लाख डॉलर कर्जा जारी होगा, जिससे पाकिस्तान को एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी की जारी करदा कुल रकम 3 अरब 2 करोड़ 70 लाख डॉलर हो जाएगी। IMF के मुताबिक पाकिस्तान ने जून तक के कारकर्दगी अहदाफ बड़े मार्जिन से हासिल किए हैं। आलमी मालियाती इदारे की जानिब से FATF पर अमल दरामद, FBR और स्टेट बैंक की कारकर्दगी की तारीफ भी की गई है। IMF ने मजीद कहा कि मैक्रो इकनॉमिक महाज पर पाकिस्तान मजबूत माशी बहाली की जानिब गामजन है। कोरोना वबा के खिलाफ पाकिस्तान के बेहतरीन रद्द-ए-अमल ने इंसानी और माशी असरात पर काबू पाने में मदद की। वज़ीर इत्तलात और नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा है कि IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ लेवल मुआहदे का तय पाना खुशाइंद है। तवक्को है कि इससे मुआशी इस्तेहकाम आएगा। इस्लामाबाद में मीडिया से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि अपोजिशन को मशवरा देना चाहता हूं कि अदालतों और फौज के खिलाफ बयानात देना बंद करें। उन्होंने कहा कि जब भी नवाज शरीफ और मरियम नवाज के मुकदमात की समाअत होती है तो कभी लीक आ जाती है तो कभी कुछ और नहीं आती तो रसीदें नहीं आती। वज़ीर इत्तलात ने कहा कि शरीफ खानदान ने लंदन अपार्टमेंट्स के हवाले से गलत बयानी से काम लिया। मरियम नवाज ने कहा कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई जायदाद नहीं है। उनकी जानिब से कैलबरी फॉन्ट से मुतालिक दस्तावेजात पेश की गई जो गलत साबित हुई। वज़ीर इत्तलात और नशरियात ने कहा कि कौम समझती है कि उनकी रसीदें सामने आनी चाहिए। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि नवाज शरीफ और जरदारी अदवार के करप्शन के बारे में बच्चे बच्चे को पता है, जबकि वज़ीर आज़म इमरान खान ने अपनी जायदाद की 40 साल की रसीदें पेश की। नाज़रीन, IMF और पाकिस्तान के दरमियान स्टाफ सतह पर मुआहदा तय पाने के बाद आज मार्केट में डॉलर रुपए के मुकाबले में गिरावट का शिकार है और रुपया मार्केट में मुस्तहकम हो रहा है। इस वक्त $1 मार्केट में 173 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त हो रहा है। स्टेट बैंक के मुताबिक 19 नवंबर को $1 175 रुपए 23 पैसे पर फरोख्त हो रहा था। करेंसी मार्केट ज़राए के मुताबिक IMF की जानिब से 1 अरब 5 करोड़ और 90 लाख डॉलर की पाकिस्तान को किस्त जारी करने के हवाले से खबरों के बाद रुपया डॉलर के मुकाबले में मुस्तहकम हो रहा है। IMF की जानिब से जब किस्त जारी की जाएगी तो डॉलर के मुकाबले में रुपये के मजीद मुस्तहकम होने के वाज़ेह इम्कानात मौजूद हैं। सदर डॉक्टर आरिफ अलवी को जापान, नॉर्वे, पोलैंड और कंबोडिया के नामजद सुफरा ने तकरीब में असनाद पेश की। मुअज़्ज़ज़ मेहमान ईवान सदर पहुंचे तो उनका रिवायती अंदाज में इस्तकबाल किया गया। नामजद सुफरा से गुफ्तगू करते हुए सदर ममलकत ने कहा कि गैर मुल्की कारोबारी इदारे पाकिस्तान में कारोबार दोस्त पॉलिसियों से फ़ायदा उठाएं। ज़राअत, IT, टेलीकम्युनिकेशन, तवानाई और सियाहत समेत मुख्तलिफ शोबों में सरमायाकारी के बेपनाह मौके मौजूद हैं। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान दोस्त ममालिक के साथ दो तरफा तिजारत और तिजारती ताउन को मजीद वुसअत देने का ख्वाहिशमंद है। उन्होंने कहा कि दोस्त ममालिक के साथ तिजारत को उसकी मुकम्मल सलाहियत तक ले जाने की ज़रूरत है। नामजद सुफरा ने अपने ममालिक के कारोबारी इदारों को सरमायाकारी के लिए पाकिस्तान जैसी पुरकशिश मंजिल की जानिब राग़िब करें। सदर ममलकत ने सुफरा को पाकिस्तान की कोरोना के खिलाफ स्मार्ट लॉकडाउन की कामयाब हिकमत अमली के बारे में आगाह किया। मुलाकात में सदर ममलकत ने अफगानिस्तान की सूरत हाल का जिक्र करते हुए इंसानी इमदाद की फराहमी पर भी जोर दिया। सदर ममलकत ने उम्मीद जाहिर की कि सुफरा सियासी, तिजारती, सिफारती और सकाफती ताल्लुकात को मजीद मजबूत बनाने में अपना किरदार अदा करेंगे। वापस आएंगे कैबिनेट आवर में एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
they achieve their UN climate action goals, which calls for urgent actions to combat climate change 10 years before the deadline. It's not America, the UK, or Australia. It's वेलकम बैक नाज़रीन। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएंगे और आपको बताएं कि वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि किसी सियासतदान और मजहबी रहनुमा ने पाकिस्तान को नहीं बदलना। मुल्क में तब्दीली तलबा ने लानी है। मुल्क की तकदीर यूनिवर्सिटियाँ और तलबा बदलेंगे। रावलपिंडी में बारानी ज़राई यूनिवर्सिटी की सिल्वर जुबली तकरीब से खिताब करते हुए वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि मुल्क की तकदीर तलबा और यूनिवर्सिटीज़ बदलेंगी, बाहर से किसी सियासतदान ने आकर मुल्क को तब्दील नहीं करना। उन्होंने कहा कि पाकिस्तान और आपका मुस्तकबिल आपके अपने हाथों में है। जब पाकिस्तान बना उस वक्त सिर्फ एक यूनिवर्सिटी थी, आज पाकिस्तान में 200 यूनिवर्सिटीज़ हैं। चौधरी फवाद हुसैन ने कहा कि जब कोरोना आया तो हम मास्क और दीगर अशिया दरामद कर रहे थे। कोरोना के दौरान पाकिस्तान सिर्फ 7 माह में सबसे बड़ा एक्सपोर्टर बना। वज़ीर इत्तलात ने तलबा पर जोर दिया कि वो महज डिग्री लेकर घर न बैठें, बल्कि अपनी सलाहियतों को बुरुएकार लाते हुए पाकिस्तान की मईशत में हिस्सा डालें। नाज़रीन, वफाकी वज़ीर इत्तलात व नशरियात चौधरी फवाद हुसैन कहते हैं कि हुकूमत इजहार राय की आज़ादी पर कामिल यकीन रखती है। मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस ज़िम्मे में पार्लियामान से जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत का अमली इक़दाम है। नेशनल प्रेस क्लब में जर्नलिस्ट पैनल के बानी चेयरमैन फारूक फैसल खान और पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट वर्कर्स के सदर परवेज शौकत से अलहदा मुलाकातों में वफाकी वज़ीर इत्तलात ने कहा कि जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी से मीडिया वर्कर्स और सहाफ़ियों के हुकूक को तहफ़्फ़ुज़ मिला है। PFUJ के सदर ने जर्नलिस्ट प्रोटेक्शन बिल की मंजूरी पर चौधरी फवाद हुसैन समेत तमाम हुकूमती अरकान की काविशों को सराहा। वज़ीर ममलिकत इत्तलात फ़ारूक हबीब ने कहा कि पनामा इंकशाफात के बाद नवाज शरीफ और उनके ख़ानदान ने झूठ और जाली दस्तावेज़ात के अलावा अदालतों में कुछ जमा नहीं कराया। अपने ट्वीट में उन्होंने कहा कि कभी कतरी खत, कैलिबरी फ़ॉन्ट और जाली ट्रस्ट डीड, कभी मरहूम अरशद मलिक की ब्लैकमेल करके वीडियो, कभी राना शमीम का जाली हलफनामा और कभी जाली ऑडियो टेप पेश की गई, लेकिन नवाज शरीफ ख़ानदान आज तक लंदन महलात की रसीदें पेश नहीं कर सका। फ़ारूक हबीब ने कहा कि मरियम सफदर ने टीवी पर झूठ बोला कि मेरी लंदन में तो क्या पाकिस्तान में भी कोई प्रॉपर्टी नहीं। बाद में मालूम हुआ कि वो लंदन में जायदादों की बेनिफिशियल ओनर हैं। आगे बढ़ते हुए आपको बताएं कि चीन ने अफगान अवाम के लिए इमदादी सामान पर मुश्तमिल एक ट्रेन रवाना की है। अफगानिस्तान में चीन के सफ़ीर वांग जू ने कहा कि एक ट्रेन इमदादी सामान लेकर चीन के इलाके सिंकियांग से अफगानिस्तान रवाना हो गई है। तवक्को है कि ये ट्रेन 12 रोज़ में अफगानिस्तान के शहर मज़ार शरीफ पहुँचेगी। 1000 टन से ज़ायद इमदादी सामान में खुराक, कपड़े, कंबल और दूसरी अशिया शामिल हैं। अफगानिस्तान में मईशत की ख़राब सूरत हाल के बाइस लोगों को शदीद मुश्किलात और खुराक की किल्लत का सामना है। नाज़रीन, अफगानिस्तान में जलालाबाद एयरपोर्ट 20 साल बाद मुल्की और बैनुल अक़वामी परवाज़ों के लिए खोल दिया गया है। एयरपोर्ट खुलने के बाद ईरान की जानिब से अफगानिस्तान के लिए इमदाद की पहली खेप जलालाबाद एयरपोर्ट पहुंच गई है। जलालाबाद एयरपोर्ट के सरबराह का कहना है कि तमाम टेक्निकल अमला काम पर वापस आ गया है और हमारे पास एयरपोर्ट को मज़ीद तरक्की देने की सलाहियत मौजूद है। गुज़श्ता 20 साल के दौरान जलालाबाद एयरपोर्ट अमरीकी फ़ौज का हेडक्वार्टर था और इसे सिर्फ फ़ौजी परवाज़ों के लिए इस्तेमाल किया जाता था। नाज़रीन, पाकिस्तान और अफगानिस्तान ने इस्लामाबाद और काबुल के दरमियान बस सर्विस शुरू करने पर इत्तेफाक किया है। अफगानिस्तान में पाकिस्तान के सफ़ीर मंसूर अली खान ने एक इंटरव्यू में कहा कि तालिबान के आला सतह के एक वफ़द के इस्लामाबाद के हालिया 3 रोज़ा दौरे में ये इत्तेफाक राय किया गया है। पाकिस्तानी सफ़ीर ने कहा कि इस्लामाबाद काबुल बस सर्विस के आगाज़ के लिए कोई वक्त मुकर्रर नहीं किया गया, ताहम ये सर्विस जल्द शुरू की जाएगी। उन्होंने कहा कि वो इस फैसले पर अमल दरामद के लिए जल्द अफगान हुकाम से बातचीत करेंगे।
पाक ईरान सरहद के करीब पंजगोर के इलाके में दहशतगर्दों के ग्रुप ने सिक्योरिटी फोर्सेस की पेट्रोलिंग पार्टी पर हमला किया। ISPR के मुताबिक फायरिंग के तबादले में डेरा इस्माइल खान के रिहायशी सिपाही जलील खान शहीद हो गए। पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस दहशतगर्दों के मज़मूम अज़ाइम नाकाम बनाने के लिए पुरअज़्म हैं। बलूचिस्तान की तरक्की और अमन व इस्तेहकाम को मुतासर नहीं होने दिया जाएगा। स्पीकर कौमी असम्बली असद कैसर से अमरीकी कांग्रेस के वफ़द ने इस्लामाबाद में मुलाकात की। वफ़द की सरबराही खारजा अमूर कमेटी के चेयरमैन मिस्टर ग्रेगरी मेक्स कर रहे थे। मुलाकात में दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। स्पीकर कौमी असम्बली ने कहा कि दोनों ममालिक में जमहूरियत की बालादस्ती, कानून की हुक्मरानी और इंसाफ की फराहमी मुश्तरक कदरें हैं। अमरीका में मुकीम 10 लाख से जायद पाकिस्तानी तारिकीन वतन दोनों मुल्कों के दरमियान पुल का किरदार अदा कर रहे हैं। चेयरमैन कांग्रेस कमेटी का कहना था कि अमरीका पाकिस्तान के साथ अपने ताल्लुकात को बड़ी अहमियत देता है और उन्हें मजीद मुस्तहकम बनाने का ख्वाहां है। चेयरमैन सनत मोहम्मद सादिक सिंजरानी से आज़ाद जम्मू कश्मीर के वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने पार्लियामेंट हाउस में मुलाकात की। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के उमूर, आज़ाद जम्मू कश्मीर में सयाहत के फ़रोग़ और सनती तरक्की से मुतालिक उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। चेयरमैन सेनेट ने भारतीय मकबूजा कश्मीर में भारतीय अफवाज की हालिया इंसानियत सोज कार्रवाइयों पर भी तशवीश का इजहार किया। उन्होंने कहा कि मकबूजा वादी में जाली पुलिस मुकाबलों में कश्मीरी नौजवानों को शहीद किया जा रहा है। कश्मीरी नौजवानों को शहीद करने के बाद उनके जसद खाकी वुरसा को न देना बुनियादी इंसानी हुकूक की संगीन खिलाफ वर्जी है। उन्होंने कहा कि पाकिस्तानी कौम और हुकूमत अपने कश्मीरी भाइयों के साथ खड़े हैं। इस मौके पर चेयरमैन सेनेट सादिक सिंजरानी ने लाइन ऑफ कंट्रोल पर रहने वाले लोगों को जिंदगी की बुनियादी सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बनाने की ज़रूरत पर जोर दिया और आज़ाद कश्मीर में सयाहत और हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स के फ़रोग के लिए आज़ाद कश्मीर हुकूमत को मुकम्मल ताउन की भी यकीन दहानी कराई। वज़ीर-ए-आज़म सरदार अब्दुल क़य्यूम नियाज़ी ने कहा कि आज़ाद जम्मू कश्मीर में PTI की ज़ेर क़यादत हुकूमत ने वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान इमरान खान के विजन के मुताबिक रियासत में तरक्की के नए दौर का आगाज़ किया है। कुछ मजीद खबरें शामिल करेंगे कैबिनेट आवर में एक ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। इस जमीन की बुनियाद हक और इंसाफ पर रखी है। मैं इस सरजमीन को जुल्म से आलूदा नहीं होने दे सकता। उस जैसे कंकर की औकात नहीं कि मुझ जैसे पहाड़ का वो मुकाबला कर सके। एक नियाम में दो तलवारें नहीं रह सकती। गीदड़ भपकियों से शेरों का कुछ नहीं बिगड़ता। तुम्हारे फैसले हमारी ताकत की तरह लामहदूद है। अगर कोई बगावत पर उतरे मार देना। अर्तुल आज भी हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। उन्हें तलवार से सबक सिखाने का वक्त आ गया है। हमले की सूरत में कबीले के तमाम लोग और सिपाही मरते दम तक दुश्मन से लड़ेंगे। हूँ मोहम्मद शोएब और मैं हूँ जरिया राजपूत। हम बात करेंगे हर उस खबर पर और हर उस वाक़े पर जिसका ताल्लुक बराह रास्त हम सब से है। हमारी मजहबी और माशरती अक़दार से है, पाकिस्तान से है। इस दौरान जिंदा करेंगे गुजरे हुए ऐसे लम्हात को जो आज भी हमारी हंसी यादों का हिस्सा है और रखेंगे नजर मुस्तकबिल पर
कि हर आने वाला नया दिन पूरी कौम को क्या पैगाम दे। यहाँ आपको बताएं कि इस्लामाबाद में कौमी मरदमशुमारी 2022 में माजूर अफराद के दुरुस्त अदाद-ओ-शुमार की दस्तियाबी को यकीनी बनाने के हवाले से इस्लामाबाद में कम्युनिटी बेस्ड इनक्लेव्स सेफ डेवलपमेंट नेटवर्क पाकिस्तान की जानिब से कॉन्फ्रेंस का इनेकाद किया गया। कॉन्फ्रेंस का मकसद आइंदा होने वाली मरदमशुमारी को इस तरीके से मुनक्किद करने की जरूरत पर जोर देना था जिससे माजूर अफराद की दुरुस्त आबादी का अंदाजा लगाया जा सके। उसके साथ साथ नॉर्वे में होने वाली दूसरी आलमी समिट में पाकिस्तान की मौसर शिरकत पर जोर देना था। माहिरीन ने हुकूमत से माजूर अफराद के हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ के लिए खातिर खां वसाइल मुख्तस करने का भी मुतालबा किया। मुकर्रीन ने कहा कि मरदमशुमारी 2022 में माजूर अफराद पर खुसूसी तवज्जो की ज़रूरत है क्योंकि पाकिस्तान में माजूर अफराद का असल डेटा इकट्ठा करना एक बड़ा चैलेंज है। लिहाजा इस हवाले से अवाम में शऊर के अलावा मीडिया को भी अपना किरदार अदा करना होगा। नाज़रीन, वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार से नए तैनात होने वाले डीजी रेंजर्स पंजाब मेजर जनरल सैयद आसिफ हुसैन ने लाहौर में मुलाकात की। वज़ीर आला ने डीजी रेंजर्स को ओहदे की जिम्मेदारियां संभालने पर मुबारकबाद दी और उनके लिए नेक ख्वाहिशात का इजहार किया। इस मौके पर गुफ्तगू करते हुए वज़ीर आला ने कहा कि वतन अजीज़ की सरहदों के दिफा और क़याम अमन के लिए रेंजर्स के अफसरों और जवानों की खिदमत काबिल तहसीन हैं। उन्होंने कहा कि वतन के दिफा में मसरूफ़ अमल पंजाब रेंजर्स के बहादुर अफसरों और जवानों की खिदमत पर पूरी कौम को फ़ख्र है और ये हमारा सरमाया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने कहा है कि मुखालिफिन की कोई परवाह नहीं, PDM का एजेंडा मुल्क की तरक्की को रोकना है। लाहौर में अरकान कौमी असम्बली नवाब शेरोसेर करामत अली खोखर सरदार तालिब नकई और राहत अमानुल्लाह से गुफ्तगू करते हुए उन्होंने कहा कि यकसा तरक्की के लिए हर जिले को अलहदा डेवलपमेंट पैकेज दिया है। उस्मान बुज़दार ने कहा कि वसाइल पर सबसे पहला हक पसमानदा तरीन इलाकों का है। तहरीक इंसाफ की हुकूमत की शफाफियत पर कोई उंगली नहीं उठा सकता। अरकान असम्बली ने वज़ीर आला को अपने हलकों के मसाइल से भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर कहते हैं कि ओवरसीज पाकिस्तानीज हमारा सरमाया है और हुकूमत ने ओवरसीज पाकिस्तानियों को हर मुमकिन सहूलत फराहम की है। गवर्नर हाउस लाहौर में मुख्तलिफ शोबों में नुमाया खिदमात सर अंजाम देने वाले ओवरसीज पाकिस्तानीज को अवार्ड देने की खुसूसी तकरीब से खिताब करते हुए गवर्नर पंजाब ने कहा कि ओवरसीज पाकिस्तानियों ने अपने काम से दुनिया में पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। गवर्नर ने 45 ओवरसीज पाकिस्तानियों को मुख्तलिफ शोबों में खिदमात को सराहते हुए उन्हें अवार्ड से नवाजा। नाज़रीन, आज़ाद जम्मू कश्मीर के सदर बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी कहते हैं कि हुकूमत आज़ाद कश्मीर की 5 यूनिवर्सिटीज़ का मयार बेहतर बनाने के लिए हर मुमकिन मदद फराहम करेगी। मुजफ्फराबाद में आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के ज़ेर एहतमाम इस्तकबालिया तकरीब से खिताब में सदर आज़ाद कश्मीर ने कहा कि आज़ाद कश्मीर की तमाम जामियात में मयार तालीम बेहतर बनाने के लिए तजावीज़ ली हैं। निज़ाम तालीम में इस्लाहात लाकर जामे मनसूबाबंदी के तहत इक़दाम उठाए जा रहे हैं। इस मौके पर आज़ाद जम्मू कश्मीर यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर मोहम्मद कलीम अब्बासी समेत दूसरे मुकर्रीन ने भी खिताब किया। वज़ीर आला पंजाब के मुआविन खुसूसी हसन खावर ने कहा है कि दुबई एक्सपो के जरिए पाकिस्तान में सरमायाकारी के ख्वाहिशमंद अफराद के लिए बहुत से मौके पैदा किए हैं।
लाहौर में मीडिया से गुफ्तगू में उन्होंने कहा कि सूबाई हुकूमत ने 20 MOUs साइन किए हैं जिसके जरिए 45 अरब रुपए की सरमायाकारी पंजाब में आएगी। ये निजी सरमायाकारी पाकिस्तान के लिए बहुत फ़ायदेमंद होगी। उन्होंने बताया कि एक इन्वेस्टर पोर्टल भी बनाया जा रहा है जिसके जरिए सरमायाकारों को सहूलियात फराहम की जाएंगी। हसन खावर ने कहा कि NOC का ऑटोमेटिक सिस्टम मुतारिफ करवाया जा चुका है। गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में जारी सिख यात्रियों की 3 रोज़ा मजहबी तकरीबात आज रस्म भोग के साथ अख्ताम पजीर हो गए। इख्तितामी तकरीब रस्म भोग में पड़ोसी मुल्क भारत समेत दुनिया भर से आए हुए 2800 से जायद सिख यात्रियों ने शिरकत की। तकरीबात के अख्ताम पर सिख यात्रियों की जानिब से खुसूसी दुआएं मांगी गईं। इस मौके पर सिख यात्रियों ने कहा कि हुकूमत पाकिस्तान की जानिब से बाबा गुरु नानक के जन्मदिन और मुल्क भर के गुरुद्वारों की यात्रा के लिए जो इंतजामात किए गए वो काबिल तारीफ हैं। पंजा साहिब में मजहबी रसूमात के अख्ताम के बाद सिख यात्री नारोवाल और लाहौर समेत दीगर शहरों में वाक़ गुरुद्वारों की यात्रा और मजहबी रसूमात की अदायगी के लिए रवाना होंगे। खबरें और भी हैं, शामिल करेंगे ब्रेक के बाद। साथ रहिएगा। Indian troops killed 4 Kashmiris in yet another fake encounter in Hadarpura area of Srinagar. A doctor, 3 traders lost their lives upon the hands of vicious Indian troops, and that brutal killing certainly reflects the murderous mindset of Indian forces in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. 2 बच्चे हैं इतने, अगर देखोगे इसके माँ बाप को आप खुद बोकर हो जाएंगे शर्मिंदा। किस बच्चे को मारा, क्या गुनाह किया है इसने? इसके हाथ में कौन सा गन था? इसने वापस उसके साथ जवाब दिया। ये बेगुनाह है, बेगुनाह है ये। Murdering Kashmiris on their own land in cold blood has become a pastime of Indian troops, which has turned Indian illegally occupied Jammu and Kashmir into a brutal killing field. Now it is known world over that India is carrying out genocide of Kashmiris by systematically killing them in fake encounters. And the history of Kashmiri's freedom movement is full of such gruesome fake encounters. Cold-blooded murderers of innocent Kashmiris in fake encounters is a sad pattern from the past that stretches over more than 3 decades now in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. वहाँ पर जब शाम को हमने उनको फ़ोन किया, जब एनकाउंटर स्टार्ट हो गया तो उनका फ़ोन स्विच ऑफ था। उसके बाद परेशान हो गए तो हम जी नहीं, उनको वो करते हैं, इसके साथ बिजनेस करते हैं साथ ही, और उनका ऑफिस वहीं पर था। शाम को हमें डेड बॉडी चाहिए। अब हमें क्या हो गया, उसके साथ क्या किया? बेगुनाह मारा उसको, बेगुनाह मारा, उसके छोटे बच्चे हैं। बस हमें डेड बॉडी चाहिए और कुछ नहीं, हमें इंसाफ चाहिए। It goes without saying that the massacre is a policy of fascist, Modi-led Indian regime, where ethnic cleansing of innocent Kashmiris is being exercised in stage encounters. And this is how the BJP's tyrannous dirty plans are being implemented, and that at the cost of lives of hapless Kashmiris. So much so that Modi's India want to quash the Kashmiri people by killing youth in custodies and massacred randomly in fake encounters that Kashmiris cannot forget. मैं घर पे ही थी तो सड़क पे चीखने चिल्लाने की आवाज़ स्टार्ट हो गई। मैं बहुत डर गई, मैं उठी और मैं भाग गई। मैं अल्लाह ताला से दुआएं मांग रही थी, और जो वहाँ गवाह थे उनको भी मार दिया। ये क्या मतलब होता है? और जब मैं उनको बोल रही हूँ कि अंकल आपने ये क्या किया, आपको कैसे लगा मेरा बाप ये है, तो वो वहाँ से हंस रहे हैं। मैं क्या रिस्पॉन्स दूँ उनको? वो हंस रहे थे वहाँ से,
वो बहुत बेशर्मी से हंस रहे थे। मैं उनको क्या जवाब देती वहाँ पर। It is undoubtedly a serious crime and blatant violation of UN Charter. International community must stop India from massacring Kashmiris, and UN along with global rights bodies must take notice of fake encounters in Indian illegally occupied Jammu and Kashmir. नाज़रीन, आपको एक मरतबा फिर खुश आमदीद कहते हैं। और ब्रेक से मैंने बात कर रहे थे गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल में होने वाली मजहबी रसूमात के हवाले से, और 3 रोज़ा तकरीबात अख्ताम पजीर हो गई हैं। पाकिस्तान में 2800 से ज़्यादा दुनिया भर से आए हुए सिख यात्रियों ने मजहबी रसूमात अदा की। न सिर्फ गुरुद्वारा पंजा साहिब हसन अब्दाल बल्कि करतारपुर राहदारी की भी बात की जाए, और साथ ही साथ अगर हम बात करें ननकाना साहिब की, तो वहाँ पर भी 552वें जन्मदिन की तकरीबात का इनेकाद किया गया था, और अब ये तकरीबात अख्ताम पजीर हुई हैं। इसी पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं तरनजीत सिंह, आप पाकिस्तान टेलीविज़न का हिस्सा भी हैं, पाकिस्तान टेलीविज़न पर आप बहुत मकबूल प्रोग्राम भी करते रहे हैं। तरनजीत, आपको खुश आमदीद कहते हैं। जी, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। तरनजीत, देख रहे हैं हम कि 2800 से ज़्यादा सिख यात्री पूरी दुनिया से पाकिस्तान पहुँचे, और जो इंतज़ामात किए गए, जो पाकिस्तान में करतारपुर राहदारी के क़याम के बाद जिस तरह से सराहा गया करतारपुर राहदारी का क़याम, और जो इंतज़ामात किए जाते हैं हर बरस ही जन्मदिन की तकरीबात हों या फिर मजहबी रसूमात के हवाले से, क्या रिस्पॉन्स है दुनिया भर से सिख यात्रियों का? देखिए, इस साल जरा बड़ा डिफरेंट रहा, क्योंकि 550वां जन्मदिन जब 2019 में मनाया गया तो ख्याल ये था कि ये हमारे नंबर्स बड़े मल्टीप्लाई हो जाएंगे। स्पेशली जो वेस्टर्न वर्ल्ड से लोग हैं, यानी कनाडा अमेरिका के ब्लॉक से, ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड हो गए या यूरोप से हो गए, मलेशिया सिंगापुर से हो गए, तो इसमें काफ़ी बड़ी तादाद से लोग आते थे। और हर साल तकरीबन कोई 10 से 12 हज़ार आपको 55-56 कंट्री से लोग आते थे। लेकिन कोविड के बाद हर कंट्रीज के अपने रिस्ट्रिक्शंस हैं, और उसकी वजह से कुछ इक्का दुक्का लोग यूरोप से ज़रूर अमेरिका से आए हैं, लेकिन मेनली बड़ी तादाद में इंडिया से लोग आए हैं। जब पाकिस्तानी हाई कमीशन ने स्पेशल परमिशन के थ्रू 3000 सिख यात्रियों को वीज़ा दिया। और याद रहे कि पाकिस्तान इंडिया के दरमियान 1951 का पिलग्रिमेज ट्रीटी मौजूद है, जिसमें पाकिस्तानी गवर्नमेंट 6 ओकेजन से इंडियंस को इनवाइट करता है पाकिस्तान में गुरुद्वारा की विजिट के लिए, जिससे सबसे बड़ी तादाद बाबा गुरु नानक जी के जन्मदिन पे जो है वो 3000 है। उसके अलावा 2500 तकरीबन बैसाखी पे है, और अब इस फिगर को भी रिवाइज किया जाएगा। और उसके साथ साथ जो करतारपुर साहिब पे डेली बेसिस पे लोग आते हैं वो इससे ऊपर वाली लिस्ट है। तो जो अभी यात्री आए हैं तकरीबन 2800, ये वो लोग हैं जो वाघा बॉर्डर के थ्रू आए। पहले 3 दिन ननकाना साहब गुजारे, 2 दिन उन्होंने पंजा साहब गुजारे, और आज अभी वो थोड़ी देर में लाहौर पहुंचने वाले हैं। लाहौर में डेरा साहब गुरुद्वारे में क़याम करेंगे। 3 दिन जो लाहौर में है उसको अब कट शॉर्ट करके 2 दिन लाहौर और 1 दिन करतारपुर किया गया। यानी करतारपुर साहब पे ये पहली बार ऐसा होगा कि डबल साइड पे यात्री होंगे। एक वो जो सुबह परमिट लेके आते हैं शाम को चले जाएंगे, एक वो जो वीजा लेके आए हैं वाघा बॉर्डर के थ्रू, वो वहाँ रात को रहेंगे, 1 रात क़याम करेंगे। तो ये फर्स्ट टाइम ऐसा होगा कि करतारपुर साहब खुलने के बाद वो लोग जो इंडिया से ही ताल्लुक रखते हैं और इंडिया के लिए ही ये बेसिकली करतारपुर साहब खोला गया है, वो लोग वीजे के थ्रू जो आए हैं वो रात करतारपुर साहब में क़याम करेंगे, जो कि लाहौर से नारोवाल के जरिए जाएंगे। और जबकि दूसरे लोग जो डेली बेसिस पे सुबह से आते हैं वो शाम को चले जाएंगे। तो 2 तरह के लोग 24 की नाइट को करतारपुर साहब में होंगे। अच्छा तरनजीत सिंह, मुझे ये बताइएगा, पाकिस्तान की मोहब्बत भी आपने देखी, उसकी मेज़बानी भी आपने देखी, आप हर साल यहाँ पर आते हैं, तो आप आलमी बरादरी को क्या पैगाम देंगे? क्योंकि अगर हम अपने पड़ोसी मुल्क में देखें तो सिर्फ हमारे वज़ीर आज़म को सराहे जाने पर एक तूफ़ान बपा है वहाँ की मीडिया पर भी, और अदम बर्दाश्त की ये उनकी सूरत हाल है। जब आप यहाँ आते हैं तो आप देखते हैं यहाँ पर मजहबी रवादारी भी है, मेहमान नवाजी भी है, मोहब्बत भी है, बर्दाश्त भी है, और वेलकमिंग जेस्चर तो आप लोग खुद नोटिस करते ही हैं। तो ये सारी सूरत हाल आप देखते हैं और कंपेयर भी करते हैं पड़ोसी मुल्क को, तो क्या कहेंगे पूरी दुनिया को पाकिस्तान के हवाले से? देखिए, ये बड़ा डिफरेंट किस्म का माहौल है कि आप अगर नॉर्थ की बात करें ना, नॉर्थ चाहे वो वार्म वेलकम है पाकिस्तान के जेस्चर का भी, और लोग न डर होकर आते हैं। एक वक्त ऐसा भी था कि पाकिस्तान में कोई नहीं आता था और टेररिज्म की सूरत हाल जरूर थी, लेकिन सिख उस वक्त भी आए और पाकिस्तान को पहुंचे। और यही सिख पूरी दुनिया में जाके पाकिस्तान की पीस एम्बेसडर बनते हैं। जब वो बताते हैं कि अनारकली में जाके कोई कपड़ा लेने जाते तो लोग कपड़े की बात बाद में करते, पहले चाय की बात करते हैं। वो लोग बड़ा अच्छा पीस एम्बेसडर का मैसेज देते। जब वो कनाडा अमेरिका से जब लोग आते हैं और उनको लोग कहते हैं यार आपका पीछे पिंड कौन सा था, गांव कौन सा था, और गांव की डिस्कशन शुरू हो जाए और बंदा बैठे बैठे लाहौर में एक खड़े पे ऊपर बैठ के उसको मैप ड्रॉ करता है गूगल मैप से, पहले के जमाने की बात कर, और अभी कि जड़ा वाला जी यहाँ से होके जाता है और यहाँ पे अच्छा फलान चक आपका था, फलान चक में
इतना मशहूर शख्सियत रहते थे। तो वो जो डिस्कशन है ना, कभी आप मैं जरा चाय का कप पकड़ के उनके पास बैठ के सुनता हूँ, तो ये एक ऐसा पाकिस्तान का खूबसूरत इमेज दे रहे हैं कि यहाँ लोगों के पास डिस्कशन करने के लिए हेल्दी टॉपिक्स हैं। यहाँ लोग सिर्फ पॉलिटिक्स को, यहाँ लोग सिर्फ और सिर्फ मजहबी चीजों को डिस्कस नहीं करते, बल्कि हेल्दी लाइफस्टाइल को डिस्कस करते हैं। फिर कल्चर की बात होती है तो सिख ने तो हमेशा, जैसे पाकिस्तानी गवर्नमेंट ने आगे बढ़ के करतारपुर कॉरिडोर खोला, जो बहुत लॉन्ग ड्यू पेंडिंग रिक्वेस्ट थी सिख कौम की, उसको खोला, उसको इक्वली रिस्पॉन्ड किया सिख ने पूरी दुनिया में। और पाकिस्तान का जो इमेज है, पीस इमेज पाकिस्तान का पूरी दुनिया में लेके गए। उसका एक मुजाहरा ये भी आपने देखा कि जब पाकिस्तान इंडिया का मैच था, मैं खुद दुबई में था, तो जब पाकिस्तान जीता तो जो जितने सिख वहाँ थे वो जाके डिफरेंट पाकिस्तानी को मुबारकबाद देते रहे। कुछ लोग मुझे जानते थे तो आके पर्सनली आके विश करते रहे कि जी आप जीत गए, बहुत अच्छा हुआ, मिठाइयाँ भी लोगों ने दी। तो सिख ने तो इक्वली रिस्पॉन्ड किया पाकिस्तान की मोहब्बत को। और पूरी दुनिया में अगर पाकिस्तान के इमेज के ऊपर काम किया गया है और किसी ने सपोर्ट किया, तो चाइना ने सपोर्ट किया और सिख ने अनकंडीशनली सपोर्ट किया पूरी दुनिया में। और उसका एक नतीजा ये है कि जैसे मर्जी हालात हो, सिख को जब भी मौका मिलता है वो बड़ी तादाद में पाकिस्तान आते हैं। आपके होटल से लेके, छोटे से छोटे होटल से लेके 5 स्टार को एकोमोडेट करते हैं, सिख आते हैं, खुशी से आते हैं। और यहाँ तक के कि टूरिज्म की जब बात करते हैं तो सबसे बड़ा टूरिज्म यही है कि सिख आते हैं, न सिर्फ अकेला आता है बल्कि यहाँ से लाखों रुपए खर्च करके, हजारों डॉलर खर्च करके शॉपिंग करके भी चला जाता है। तो एक गुडविल जेस्चर तो है। जहाँ तक इंतजाम की बात है, लेट मी बी क्लियर एंड वेरी ओपन ऑन दिस के इंतजामात में अभी भी बहुत बड़ी गुंजाइश है बेहतर करने की। और ये एडवोकेट ट्रस्ट प्रॉपर्टी बोर्ड भी एक्सेप्ट करता है कि जब हम गुरुद्वारों में लोगों को ठहराते हैं या स्कूल्स में ठहराते हैं तो वो स्ट्रक्चर जो देना चाहिए अभी तक वो हुआ नहीं है। और इसमें कोई शर्म की बात नहीं कि दिन ब दिन हम खुद बेहतर होने की कोशिश की तरफ जा रहे हैं। आप आम आवाम का प्यार देखें कि लोग डिफरेंट जेस्चर के थ्रू अप्रोच करते कि चलो जी मैं मेडिसिन कंट्रीब्यूट करता हूँ। कुछ डॉक्टर्स हम इस बार मिले कि जिन्होंने कहा कि जी हम वॉलंटरली ननकाना साहब में जाएं, फ्री मेडिकल कैंप लगाते हैं। इसी तरीके से अमेरिका कनाडा से डॉक्टर्स आते हैं जो कहते हैं बिल्कुल सही तरनजीत सिंह, आप दुरुस्त कह रहे हैं कि बेहतरी की गुंजाइश तो बहरहाल हर सूरत में रहती है और हम देख रहे हैं वक्त के साथ बेहतरी आ भी रही है और जो इंतजामात किए गए हैं उसको भी सराहा जा रहा है। और अभी आपने कुछ देर पहले जो बात की थी बिछड़े हुओं को मिलाने की, कल भी एक ऐसा ही वाकया जो पीटीवी ने रिपोर्ट किया था जिसमें बशीर अहमद ने अपने बचपन के दोस्त गोपाल सिंह को पहचान लिया। तरनजीत, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहे और गुरुद्वारा साहब के हवाले से और 552वें जन्मदिन के हवाले से, आप गुरु नानक के जन्मदिन के हवाले से तकरीबात और इस पर इंतजामात और सिख यात्रियों की पाकिस्तान आमद के हवाले से हमसे बात कर रहे थे। आगे बढ़ेंगे और अब कुछ बात करेंगे खेल के मैदान से। जी हाँ बिल्कुल, और आपको बताएंगे कि पाकिस्तान ने बांग्लादेश को T20 सीरीज में वाइट वॉश किया है। तीसरे और आखिरी मैच में ग्रीन शर्ट्स ने 5 विकेटों से कामयाबी समेटी है। ढाका में मैच खेला गया और इस मैच में बांग्लादेश ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग करने का फैसला किया और ये लगातार तीसरा मैच है जिसमें बांग्लादेश टॉस जीतकर पहले बैटिंग कर रहा है। गालिबन वर्ल्ड कप की तरह वहां पर पाकिस्तान ने ग्रुप मैचेस में टॉस जीते और पाकिस्तान ने पहले बैटिंग की, लेकिन टॉस जीतने के बाद कुछ मैचेस में पाकिस्तान ने बाद में बैटिंग भी की। मुकर्रा ओवर्स में 7 विकेट्स के नुकसान पर 124 रन ही बना सकी बांग्लादेश की टीम। मोहम्मद नईम ने सबसे ज्यादा 47 रन स्कोर किए। शमीम हसैन 22 और रफीफ हुसैन ने 20 रन की इनिंग्स खेली। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद वसीम और उस्मान कादिर ने 2-2 खिलाड़ियों को आउट किया। शाहनवाज धानी ने आज डेब्यू किया। अपना पहला मैच खेलने वाले शाहनवाज धानी ने 1 और हारिस राउफ ने भी 1 विकेट हासिल की। जवाब में पाकिस्तान ने मतलूब हदफ 5 विकेट्स के नुकसान पर आखिरी गेंद पर हासिल किया। मोहम्मद रिजवान 40, हैदर अली 45 रन के साथ टॉप स्कोरर रहे। इसी पर मजीद बात करेंगे। स्टूडियो में हमें ज्वाइन किया है नमूद मुस्लिम ने। नमूद मुस्लिम, वाइट वॉश कर दिया बांग्लादेश को। ये वही बांग्लादेश है जिसने वर्ल्ड कप से पहले न्यूजीलैंड को और ऑस्ट्रेलिया को सीरीज में क्लीन स्वीप किया था इन्हीं विकेट्स के ऊपर। हाँ जी बिल्कुल, यही मैं भी यहीं से शुरू करने लगा था कि जब न्यूजीलैंड की टीम यहाँ पहुँची थी इन्हीं पिचेस पर तो उसको 3-2 से इन्होंने हराया था। जबकि ऑस्ट्रेलिया को, जो कि अब आप देखें दोनों फाइनलिस्ट जो वर्ल्ड कप के थे, उनके साथ जो सलूक किया था इन्हीं मैदानों में, वो 4-1 से ऑस्ट्रेलिया को उस वक्त शिकस्त दी थी। तो इस हवाले से अगर देखें तो ये एक बड़ा ही एक जिसे कहेंगे कि जो पाकिस्तान टीम की परफॉर्मेंस थी जो वर्ल्ड कप में देखने में आई, गो कि हम सेमीफाइनल वहाँ पे हारे, लेकिन वो उसकी कंटिन्यू जो परफॉर्मेंस है वो यहाँ पर नज़र आ रही है हमें। इसमें ख़ास तौर पर जो डेब्यू किया गया खिलाड़ियों का मौका दिया गया, कम्बिनेशन चेक किए गए, ये भी एक अच्छी बात है।
क्योंकि जाहिर है कि पहले भी यही इतराज़ किया जा रहा था कि जो टीम है हमारी बड़ी अच्छी फॉर्म में है, क्योंकि आज के मैच में जो आखिरी मैच हुआ रिजवान, आपने देखा कि वो आखिरी ओवर जो था वो एक पहाड़ बन गया था दोनों टीमों के लिए। जितना वो मुश्किल पाकिस्तान के लिए हुआ था उतना ही मुश्किल वो जो है वो बांग्लादेश के लिए भी हो गया था। लेकिन जाहिर है बंदा तजर्बे से ही सीखता है, और इस ऐसे ही अगर थोड़े थोड़े तजर्बे करते जाएँ और अपने खिलाड़ियों को थोड़ा सा आगे लाते जाए तो यकीनी तौर पर टीम जो है वो एक अच्छी, जिसे कहेंगे मज़ीद अच्छी हो सकती है। और उसका फ़ायदा जो है वो एट द एंड वो आपके टीम कॉम्बिनेशन को ही मिलना है कि किसकी जगह पे कौन आ सकता है। जी नमूद, मुझे बताइएगा कि आज जब मैं देख रही थी टॉस जीता बांग्लादेश के कैप्टन ने, तो उन्होंने बड़े कॉन्फिडेंटली कहा, जब उनसे पूछा गया कि आप बैटिंग ही चूज़ करेंगे तो उन्होंने कहा यस हम बैटिंग ही करेंगे। तो ये बताइएगा कि एक बड़ा स्कोर भी नहीं कर पाए, तो ये बैटिंग फर्स्ट का जो फैसला उन्होंने लिया था ये किस बुनियाद पर लिया, और फिर वो बड़ा स्कोर करने में कामयाब क्यों नहीं हुए? क्या वहाँ की जो पिच है, वहाँ की जो सिचुएशन है ऑन ग्राउंड, वो क्या फेवरेबल नहीं है बैटर्स के लिए? जी बिल्कुल, बैटर्स के लिए बिल्कुल फेवरेबल नहीं है। देखिए 124 या 120 और 122 17 स्कोर बनाना कोई बड़ी बात नहीं होती, लेकिन हैरानगी की बात यह है कि जो तीनों टॉस हुए बांग्लादेश के हक में गए, लेकिन उसका वो फायदा बिल्कुल नहीं उठा सके तीनों मैचेस में। ज़ाहिर है वाइट वॉश, जैसे रिजवान ने कहा वाइट वॉश हो गया। तो नज़र यहाँ पे भी यही था कि वो इसी उम्मीद में थे कि हम टॉस का और पहले बैटिंग का हम फ़ायदा उठाएंगे, क्योंकि चेस करना एक मुश्किल विकेट पर चेस करना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि खिलाड़ियों पर प्रेशर होता है। प्रेशर के साथ साथ ये है कि ये उनका होम ग्राउंड है, और होम सीरीज़ जो है पहली दफ़ा बांग्लादेश हारी है T20 की। आप इसको भी थोड़ा सा सामने रखें तो ये जो चाहे इसके ऊपर जो भी बातें की जाती हैं दुनिया जहान में कि ये जो पिचेस है, खासतौर पर ढाका की जो पिच है, वो ऐसे क्यूरेटर हैं जो बनाते हैं जो कि सिर्फ और सिर्फ फेवरेबल होती है जो बांग्लादेश के अपने खिलाड़ी होते हैं। दुनिया जहान में ऐसे किया जाता है कि अपने खिलाड़ी को देख के पिच को तैयार किया जाता है, लेकिन ये वाली पिच जो है ये बहुत ही स्लो पिच और उतनी ही मुश्किल पिच थी, जिसके बारे में अगर जहन में जो मैच खत्म हुआ तो कप्तान ने भी यही कहा था कि हमें जब पिच का पहले मैच के बाद अंदाज़ा हुआ तो हमने तमाम सीनियर से जो भी यहाँ से गुजर के गया है उससे मशवरे किए हैं, उसके साथ करके फिर हमने इसको किया है, क्योंकि उनके सामने ऑलरेडी एक पिछली 2 सीरीज़ थी जो कि न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया की सीरीज़ थी, यानी कि दुनिया की टॉप टीमें जो हैं वो यहाँ से हार के गई हुई हैं सीरीज़ बांग्लादेश से। तो उस सूरत हाल में ये सीरीज़ जो थी ये पाकिस्तान के लिए खासी मुश्किल थी, ख़ासतौर पर इन पिच पर जिसकी आपने निशानदेही कही है। अच्छा नमूद, हम देखते हैं कि 119 एवरेज स्कोर है ढाका के इस ग्राउंड में, इस विकेट का भी, और पहले से भी यही वनडेज में भी तकरीबन ऐसे ही होता रहा है, और अब T20s में भी ऐसे के लो स्कोरिंग मैचेस रहते हैं। स्पिनर्स को काफ़ी मदद मिलती है और पेसर्स को भी काफ़ी मदद मिलती है। अब जो बांग्लादेशी बैटर्स हैं या फिर उनके प्लेयर्स हैं उनको मद्देनजर रखकर विकेट तैयार की गई, गालिबन पाकिस्तानी बॉलर्स को नज़रअंदाज कर गए। वो पाकिस्तानी बॉलर्स ने बहुत अच्छी बॉलिंग की पूरी सीरीज़ में, नो डाउट। बाबर आजम 2 पहले मैचेस में एक ही अंदाज से आउट हुए, दूसरे मैच में जब आउट हुए तो फ्रस्ट्रेट भी नजर आए, आज भी एक लूज स्ट्रोक खेलते हुए आउट हो गए। तो वर्ल्ड कप के बाद बाबर आजम ओवर कॉन्फिडेंट हैं, गलतियां कर रहे हैं, या फिर कुछ और दबाव है? वो उस तरह से हमें नजर नहीं आया उस कलर में जो वर्ल्ड कप में था। देखिए वर्ल्ड कप का जो पैटर्न है या जो एक कप्तान के लिए जो एक जिम्मेदारी होती है थोड़ी मुख्तलिफ होती है, यहाँ की जिम्मेदारी थोड़ी मुख्तलिफ है। ये सीरीज़ ज़ाहिर है कि एक आप अपने जो एक फ्रेंडली जो कंट्री है उसके साथ आप एक सीरीज़ खेलने के लिए गए हुए हैं। बाबर आजम बहुत अरसे के बाद अगर आप मुकम्मल हिस्ट्री निकाल के देखें तो यही एक सीरीज़ है जहाँ बाबर आजम नहीं चला। अगर अभी हम जैसे अभी बात कर रहे थे नाजिया की बात पे कि जी पिचेस का है, तो वो जो टारगेट किया जाता है कि कौन सा खिलाड़ी कैसी पिच पे अच्छा खेलता है, तो क्या पता वो बाबर आजम के लिए ही वो वाली पिच का इस्तेमाल किया गया होगा, शायद बाबर आजम वैसे ना खेल सके। रिजवान की परफॉर्मेंस आप देख लें, ठीक है मैन ऑफ द सीरीज़ तो हो गए हैं वो, लेकिन उससे जो अच्छा है वो तो फ़खर ने भी 91 स्कोर किया है, मगर 2 इनिंग्स में उन्होंने किया है। तो ये चीज़ नहीं, अगर एक सीरीज़ में कोई नहीं चलता। आपको याद होगा पूरे वर्ल्ड कप में हसन अली से आप यही उम्मीद करते रहे कि हसन अली कहीं ना कहीं आगे परफॉर्म करेगा, लेकिन उससे वो परफॉर्मेंस उसकी नहीं आई, लेकिन फिर भी वो टॉप क्लास बैट्समैन है। तो बाबर आजम को अगर ये 3 मैचेस में आपको लगता है कि ये बाबर आजम के अगर आज के भी 19 स्कोर हैं तो ये 19 स्कोर भी उसके खासे अहम है।
क्योंकि 76 की एवरेज से उसने आज स्कोर किए हैं। तो वो ये चीज़ नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हर दफ़ा वो आगे 50 ही करे और बाकी खिलाड़ी सिर्फ आके मैच देखें और तालियां बजा के वापस चले। हर एक को मौका मिलना चाहिए, वरना अगर आज बाबर आजम खड़े होते तो यकीनी तौर पर हैदर अली को मौका ना मिलता। हैदर अली ज़ाहिर है साथ रिजवान थे उनके, तो इसलिए 1-2 मैचेस में ऐसा हो सकता है। और जहाँ तक मेरा अंदाज़ा है कि वो पिच का जो ख़ास तौर पर जो प्रेशर था, जिसके बारे में बाबर आजम ने खुद इस चीज़ का इजहार किया है मीडिया के सामने और मुख्तलिफ जगहों पर कि हम इसके ऊपर बड़े फिक्रमंद थे और इसके हवाले से हम मुसलसल ज़ाहिर है पाकिस्तान की बैटिंग भी मुश्किलात का शिकार रही है। पहले मैच में हमने देखा कि 24 पर हमारे 4 खिलाड़ी आउट हो गए, शोएब मलिक परफॉर्म नहीं कर सके, हफीज़ तो टीम का हिस्सा नहीं है। क्योंकि अब इस मैच में, आज के मैच में सरफराज को भी मौका दिया, इफ्तिखार अहमद को मौका दिया, तो वो भी ज़्यादा बड़े रन नहीं बना सके। अब गालिबन बॉलर्स को काफ़ी ज़्यादा मदद मिली थी। थोड़ी सी बात करेंगे अब नमूद, हम जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप की, पाकिस्तान के प्रैक्टिस मैचेस का आगाज़ हुआ है। जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप का जूनियर हॉकी टीम को बड़ी मुश्किलों से वीज़ा मिला है भारत का, और देख रहे हैं कि इससे कबल भारत स्पोर्ट्स में भी सियासत लेकर आता है, अपनी इंतहा पसंदी का मुजाहरा करता है, लेकिन इस मरतबा हमारी जूनियर हॉकी टीम को मौका मिला और तवील अरसे के बाद हॉकी का एक इवेंट पाकिस्तान टीम खेलने के लिए गई है भारत। भुवनेश्वर में ये वर्ल्ड कप खेला जाएगा। प्रैक्टिस मैचेस और हमारी तैयारियों के हवाले से क्या खबरें आपके पास? सर तैयारियां तो बहुत अच्छी हैं। अभी तक पाकिस्तान जो जूनियर हॉकी टीम है वो वर्ल्ड कप के लिए पहले दिल्ली पहुंचे थे, दिल्ली से फिर वो भुवनेश्वर पहुंचे हैं और उन्होंने कल चिली से मैच खेला था, जो कि पाकिस्तान टीम ने 3-0 से जीता। आज एक बड़ा अहम मैच था जो कि प्रैक्टिस मैच है। तो आज के मैच में कनाडा की टीम के साथ था, बड़ा मुश्किल मैच था। उसमें एक ही गोल हुआ जो कि पाकिस्तान की तरफ से किया गया, यानी कि आज का मैच भी पाकिस्तान ने जीत लिया है दूसरा। लेकिन अब आगे जो हमारी सूरत हाल है बड़ी एक जिसे कहेंगे ना क्रिटिकल सी है, क्योंकि अब तो वर्ल्ड कप के मैचेस हैं सारे के सारे। और जो हमारा ग्रुप है उस ग्रुप के अंदर जो हमारा पहला मैच है वो जर्मनी के साथ आ रहा है। और अगर आप जर्मनी के साथ देखें तो ये तकरीबन 24 नवंबर को पहला मैच है और 24 नवंबर को ही अंदाज़ा हो जाएगा कि हमारी टीम ने कैसा परफॉर्म किया है, क्योंकि उसके बाद इजिप्ट के बाद फिर आपका अर्जेंटाइन से मुकाबला है। अर्जेंटाइन की गेम भी बिल्कुल वही है जैसे जर्मनी की गेम है, क्योंकि बड़ा क्लोज खेलते हैं, बड़ा ही कैलकुलेटेड खेलते हैं, वो पासिस पे जोर देते हैं और गेंद को ज़्यादातर अपने पास रखते हैं। इस सूरत हाल में अगर देखा जाए तो पाकिस्तानी टीम अभी तक की जो परफॉर्मेंस है, ख़ास तौर पर रिजवान आज जो मैच हुआ कनाडा के साथ उसमें ठीक है एक गोल हुआ, लेकिन उसके बाद फिर एक जो पेनल्टी शूट से एक प्रैक्टिस होती है दो मुल्कों के दरमियान, दो मुल्कों की टीमों के दरमियान, वो भी हुई आज, जो कि उसमें भी 4-2 से पाकिस्तान ने कामयाबी हासिल की है। और उसमें सबसे खूबसूरत बात ये थी कि दोनों जो हमारे जो जिसे कहेंगे कि जो प्लेयर्स हैं दोनों साइड्स के, उनको फॉरवर्ड वालों को भी और जो कि बैक पे खेलते हैं उनको भी इसमें मुकम्मल तौर पर मौका दिया गया और टीम के कम्बिनेशन के साथ लेके चले हैं। इसमें दो गोलकीपर क्योंकि हमारे वहाँ पे गए हैं, उन दोनों गोलकीपरों को वहाँ पर मौका दिया गया कि पेनल्टी शूट्स में वो सामने आए और मैच में हिस्सा लें। प्रैक्टिस के हवाले से अब तक तो यही एक अच्छी है कि जो टीम है वो फॉर्म में है और चिली के खिलाफ उनका मुकाबला, उसके बाद कनाडा के खिलाफ और फिर पेनल्टी शूट आउट जो एक मुकाबला हुआ है, उस मुकाबले में पाकिस्तानी टीम की परफॉर्मेंस अच्छी रही है। अब दुआ है हमारी कि जर्मनी के मुकाबला जो कि वर्ल्ड कप का हमारा पहला मैच जर्मनी से होगा। नमूद तो मैं इसी हवाले से आपसे बात करना चाह रही थी कि कनाडा से तो पाकिस्तान ने जीत लिया मैच, अब जर्मनी की टीम आपने बताया बड़ी मंझी हुई, बड़ी एक्सपीरियंस टीम है, तो आपको क्या लगता है कि पाकिस्तानी टीम को मैदान में उतरते वक्त उनकी कौन कौन सी पॉइंट्स हैं जो जहन में रखना चाहिए ताकि बेहतर मुकाबला पेश किया जा सके? देखिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि जो पाकिस्तान टीम के दो खिलाड़ी, जैसे आप राना वहीद की बात करूँगा जो कि वहाँ पे गए हुए हैं, साथ मोइन शकील हैं, ये दोनों ही गो के कप्तान, नायब कप्तान भी यही हैं, लेकिन ये दोनों खिलाड़ी ऐसे हैं कि जो किसी भी टीम के लिए ख़तरनाक हो सकते हैं अभी तक, क्योंकि हमने इनको यहाँ पर डोमेस्टिक में भी देखा है। अभी रावलपिंडी में ही जब नेशनल हुई है तो उसमें भी ये खिलाड़ी शरीक थे और बहुत प्यारी बहुत अच्छे तरीके से ये गेंद को ना सिर्फ हैंडल करते हैं बल्कि उसको लेके जाना जानते हैं कि किस तरह लेके जाना। आज भी बल्कि आज का भी जो गोल है वो मोइन का ही है, मोइन शकील का ही गोल है, इससे पहले भी मोइन ने गोल किया है। पाकिस्तान को पहले तो ये है कि अपने इन खिलाड़ियों को बचाना होगा जो उनको कवर करेंगे, इन दो खिलाड़ियों को। सबसे पहली चीज़ ये कि उनके लिए भी एक कवर मौजूद हो। दूसरा ये कि जैसे मैंने कहा कि जर्मनी हो या अर्जेंटाइन हो, हॉलैंड के अलावा जो एक स्टाइल है गेम का, तो ये बड़ा क्लोज गेम खेलते हैं, ये पासिस पे गेम चलती है इनकी। बिल्कुल सही नमूद मुस्लिम, बहुत बहुत शुक्रिया और हम भी दुआ गो हैं कि हमारी टीम इस जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में कामयाबियां हासिल करे। 4 पूल्स में डिवाइड किया गया है 16 टीम्स को और 24 नवंबर से इसका आगाज़ हुआ। इसके साथ ही कैप्टन आवर का वक्त ख़त्म हुआ। हमें हमारी न्यूज़ टीम के हमरा इजाज़त दीजिए।